बाजी से समाज कर रहे थे। बातें तो इनकी बड़ी गलत थी, लेकिन बातें बाद में सजाता तो सच्चाई भी थी। और जो अपनी मासी के जो हालात हैं उस वाक़यात में ये बता रहे थे, ये हमारे लिए कहीं न कहीं ये सीखने वाली बात है। अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं जनाब बरादरम आसिफ ज़हीर साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आए प्रेमचंद के मुतालिक अपना इज़हार ख्याल करें। अरकान मजलिस सदारत और मुअज़्ज़िज़ सामीईन मुहादिरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मक़ाले का उन्वान मुंशी प्रेमचंद का अफ़साना कफन और उनकी मुकम्मल हयात के साथ। प्रेमचंद का असल नाम धनपत राय, जिसे उनके वालिद ने रखा था, लेकिन चचा का दिया हुआ एक दूसरा नाम नवाब राय भी उन्हें बहुत पसंद था। मुंशी प्रेमचंद पहले कलमी नाम के तौर पर नवाब राय ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन अफसानवी मजमुआ सोदे वतन के जब्त होने के बाद अपने दोस्त दयानारायण निगम के मशवरे पे प्रेमचंद के नाम से लिखना शुरू किया। प्रेमचंद के वालिद का नाम अजायब लाल था, जो एक डाकखाना में क्लर्क के पोस्ट पर मुकर्रर थे। वालदा का नाम आनंदी देवी था। मुंशी प्रेमचंद की पैदाइश 31 जुलाई 1880 जिला वाराणसी के मौजा मड़वाहा के नमी नामी गाँव में है। ये गाँव बनारस में है। 16 जून 1936 को तबीयत खराब होती है और 8 अक्टूबर 1936 को 56 साल की उम्र में आप इंतकाल फरमा जाते हैं। 1896 में मुंशी प्रेमचंद की शादी सिर्फ 15 साल की उम्र में एक जमींदार घराने में करा दी जाती है। 1898 में मुंशी प्रेमचंद ने मैट्रिक के इम्तिहान सेकंड डिवीजन से पास किया था। 1901 में मुंशी प्रेमचंद ने एक नावल एक मामू का रोमान लिखकर अपनी अदबी जिंदगी का आगाज किया था। 8 अक्टूबर 1903 को मुंशी प्रेमचंद का पहला नावल असरार मुआविद बनारस के एक हफ्तावार अखबार आवाज़-ए-खुल्द में किस्तवार छपा। असरार मुआविद ये मुंशी प्रेमचंद का पहला नावल, ये मुंशी प्रेमचंद का पहला और नामुकम्मल नावल है, जो हफ्तावार अखबार आवाज़-ए-खुल्द में 1903 से 1905 तक शाये हुआ, लेकिन मुकम्मल होने से पहले उसकी इशाअत बंद हो गई। 1910 से पहले मुंशी प्रेमचंद नवाब राय के नाम से लिखते थे, इसलिए इस नावल में मुसन्निफ का नाम धनपत राय उर्फ नवाब राय है। 1923 में मुंशी प्रेमचंद ने फिराक गोरखपुरी की शिरकत से बनारस में सरस्वती प्रेस कायम किया। 1929 में मुंशी प्रेमचंद महनामा माधुरी के मुदीर मुकर्रर हुए। 1930 में मुंशी प्रेमचंद ने सरस्वती प्रेस से रिसाला हंस जारी किया। 1931 में मुंशी प्रेमचंद ने हफ्तावार अखबार जागरण का इजरा बनारस से किया। 1934 में मुंशी प्रेमचंद ने फिल्म मिल मजदूर की कहानी लिखने के लिए फिल्म डायरेक्टर भवानी की दावत पर मुंबई गए। 1935 में प्रेमचंद फिल्म दुनिया को फैलाबाद कर बनारस आ गए। 1936 में मुंशी प्रेमचंद ने तरक्की पसंद तहरीक की पहली इजलास की सदारत की, जो इजलास लखनऊ में हो रही थी। मुंशी प्रेमचंद का मशहूर कौल, हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा। मुंशी प्रेमचंद का शाहकार नावल मंगलसूत्र प्रेमचंद का नामुकम्मल और आखिरी नावल है। इसको प्रेमचंद ने बीमारी की हालत में 1936 में लिखना शुरू किया था, लेकिन इंतकाल के बायस मुकम्मल ना हो सका। इंतकाल के बाद उनके बेटे अमृत राय ने उसे हिंदी में पहले शाये किया, उसके बाद उर्दू में भी छपा। मुंशी प्रेमचंद का एक और शाहकार नावल गौदान, इनका ये आखिरी मुकम्मल नावल है, जिसे उन्होंने 1932 में लिखना शुरू किया था और 1935 में मुकम्मल किया। और 1936 में सरस्वती प्रेस बनारस से पहले हिंदी में शाये हुआ और फिर 1937 मुंशी प्रेमचंद की वफात के बाद मकतबा जामिया दिल्ली से उर्दू में शाये हुआ।
नाविल गौदान का प्लाट मुकम्मल और मौजूद है। इसका प्लाट गाँव से मुताल्लिक है, लेकिन उसके प्लाट में पूरे हिंदुस्तान की झलक दिखाई देती है। नाविल गौदान एक हकीम नाविल है, उसमें 36 अबवाब हैं। गौदान में मुंशी प्रेमचंद ने उस वक्त के समाज, किसान, मजदूर और सरमायादारों की कशमकश को नाविल का मौजू बनाया है। अफसाना कफन मुंशी प्रेमचंद का एक शहकार अफसाना है। अफसाना कफन पहली बार 1935 में रिसाला जामिया दिल्ली से शाये हुआ था। अफसाना कफन प्रेमचंद की आखिरी अफसाने में मजमूआ वारदात में शामिल है और वारदात में 13 अफसाने हैं। प्रेमचंद के शहकार अफसाना कफन की इब्तिदा हिंदुस्तान के रिवायती और पोशीदा किस्म के इतिहास से होती है। एक ऐसा इतिहास जहाँ किसानों और मजदूरों की कसरत है। ऐसे ही दो अफराद यानी बाप येसु और बेटा माधो रात के वक्त अपनी खस्ता हालत झोपड़ी के आगे अलाव जलाए हुए आलू भून कर खा रहा है और झोपड़ी के अंदर माधो की बीवी बुधिया दर्द देह में तड़प तड़प कर खा रही है। क्योंकि बाप और बेटा इंतहाई काहिल और बेहिस है, इसलिए बुधिया की चीखों का उन पर कोई असर दिखाई देता नहीं है। वो इसी तरह आलू भून भून कर खाने में मसरूफ रहते हैं। बाप एक दो बार कहता भी है, उसे जाकर देखा, लेकिन बेटा भी बाप की चालाकी को अच्छी तरह समझ रहा है। वो इसलिए नहीं जान रहा है कि बाप उसके हिस्से के आलू को भी खा जाएगा। दोनों आलू खाने के बाद उसी अलाव के इर्द गिर्द लेट जाते हैं। सुबह जब आँख खुलती है तो बुधिया तड़प तड़प कर मर चुकी है। अब इन दिनों बाप बेटे को कफन दफन की फिक्र होती है। चुनांचे दोनों इंतहाई ड्रामी अंदाज में आह गुजारी करने लगते हैं। गाँव वालों ने दोनों को काहिल और कामचोर समझते हैं। रस्म कदीम के मुताबिक उनकी मदद करते हैं। गाँव वालों की मदद को नाकाफी समझते हुए दोनों बाप बेटा गाँव के जमींदारों के पास जाते हैं। उन नाअहलों से नफरत करने के बावजूद जमींदार उनकी मदद करते हैं। एक घंटे में जब उनके पास 5 रुपए की माकूल रकम जमा हो जाती है तो ये दोनों कफन खरीदने के गर्ज से बाजार जाते हैं, जहाँ रास्ते में एक शराब खाना पड़ जाता है। दोनों बगैर किसी तयशुदा इरादे के साथ शराब खाने में दाखिल हो जाते हैं और कफन की रकम से शराब खरीदने लगते हैं, साथ ही और भी खाने पीने वाली चीजें। और दोनों दिनों दुनिया से बेखबर होकर मस्जिद में सब कुछ गंवा बैठते हैं। इस मकाम पर प्रेमचंद ने शराब खाने का जो मंजर पेश किया वो मंजर सजे हुए। आधी से ज्यादा बोतल खत्म हो गई। येसु ने दूसरी पुलिया मंगवाई। गोश्त और सालन चटपट, कलेजा और तली हुई मछलियाँ। शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधो लपक कर 2 पत्तों में सारी चीजें ले आया। पूरे 1.5 रुपये खर्च हो गए, सिर्फ थोड़े से रुपये बच गए। दोनों इस कान से बैठे पुलिया खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा है। ना जवाबदेही का खौफ, न बदनामी की फिक्र। सारे मेखाना तमाशा थे और ये दोनों बेकश मोहब्बत के आलम में खाए जा रहे थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बताए और आखिरकार नशे में मस्त होकर वही गिर पड़े। जनाब अली प्रेमचंद ने इस अफसाने में वाज़ेह कर दिया है कि गरीबी इंसान की तमाम हसरतों और अरमानों का कत्ल कर देती है। जो इंसान गरीब है उसे अपने दिल में बाकायदा एक कब्रिस्तान तैयार कर लेना चाहिए ताकि वो अपनी ख्वाहिशों को अपने दिल में ही दफन करता रहे। और भूख एक ऐसी लानत है जो इंसान को कफन भी बेचने तक मजबूर कर देती है। असल में येसु और माधो खाफी कर नशे में मसरूफ होकर जो नाचते कूदते हैं वो शराब का नशा नहीं है, बल्कि जिंदगी में पहली बार पेट भर कर खाने की मस्ती का सुरूर है।